नमस्कार। आयुष के आज के इस अंक में मैं डॉक्टर नंदिनी राज मिश्रा अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कोरोना से हमारी जंग अभी भी जारी है। विगत वर्ष में हमने कोरोना के कई रूप देखे, उसके प्रकार अपने आप को ढाला। कई जगह हम सफल भी हुए, पर कई जगह हम विफल भी हुए हैं। दरअसल अब तक ये तो समझ में आ गया है कि कोरोना अब हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। इसके नियम, इसके प्रोटोकॉल, इसके रूल हमें फॉलो करने हैं। एक स्वस्थ आदमी के लिए ये वैसे ही बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब आप सोच के देखिए, एक मानसिक रोगी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। कोविड वैक्सीनेशन, कोविड से जुड़े नियम, कोविड हमारी दिनचर्या में कैसे फ़र्क लाता है, इन सब चीज़ों को एक मानसिक रोगी को समझाना कितना मुश्किल है। क्या क्या नियम उसको बताने चाहिए, वैक्सीनेशन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इन्हीं सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स हमारे पास इस स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह तोमर, जो कि एक न्यूरोसर्जन हैं। आज सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, कोविड पे जाने से पहले, क्योंकि मानसिक रोगी बोलना, मानसिक रोग अपने आप में एक बहुत जनरल, बहुत आम सा शब्द है, एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ऐसे में हम मानसिक रोगी को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? देखिए, मानसिक रोगी जनरली उन कैटेगरीज में आते हैं जिनमें किसी भी तरह की न्यूरो संबंधित या मानसिक रोग संबंधित सिम्टम्स हों। मानसिक रोग को हम जनरली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉड टर्म में, सामाजिक रूप से। एक मानसिक रोगी एक तरह के वो होते हैं जो कि बिना किसी कारण के अपना मानसिक संतुलन को बनाए नहीं रख सकते, यानी कि हम ये कहें तो इंग्लिश में साइकेट्री विभाग से संबंधित होते हैं। उस तरह के रोगी जो होते हैं उनके पीछे कोई कारण नहीं होता, बट मानसिक संतुलन उनका बराबर नहीं होता। दूसरे तरह के जो रोगी होते हैं उनको कोई ना कोई पुरानी चोट, सर की चोट, या फिर ये कहें तो अपघात यानी कि स्ट्रोक ब्रेन का, या फिर उनकी कोई ब्रेन की सर्जरी हुई हो, जैसे कि कोई ट्यूमर निकलवाया हुआ हो, या कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से उनके न्यूरल सिस्टम के साथ में या मानसिक जो संरचना है उसके साथ में छेड़छाड़ हुई हो। इस तरीके से स्टैंडर्ड रूप में हम इन दोनों तरह के मानसिक रोगियों को कंप्लीटली एक तरीके से मानसिक रोगी ही कहते हैं। अच्छा। और इन दोनों मानसिक रोगियों में ये फर्क होता है कि जो व्यक्ति पहले अच्छा था वो किसी चोट से ग्रसित हुआ, या फिर किसी चोट से ग्रसित हुआ, या किसी ट्यूमर से ग्रसित हुआ, या किसी भी प्रकार की ब्रेन में उथल पुथल की वजह से ग्रसित हुआ, वो ट्रीटमेंट लिया और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है जी। दूसरे तरीके के जो साइकेट्री विभाग में आते हैं, यानी कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, उस तरह के रोगी निरंतर रूप से दवाइयों के ऊपर निर्भर रहते हैं जी। और मानसिक संतुलन नहीं होने की वजह से कई बार वो आपा भी खो लेते हैं जी। कई बार वो अपने आप को ठीक तरीके से सामाजिक रूप में ढाल नहीं पाते। अब इन दोनों चीज, और प्राथमिक रूप से हम देखें तो प्राथमिक तरीके के जो मैंने बताए थे आपको, उनमें लकवा होना या फिर उन लोगों के अंदर किसी तरीके की सिस्टम में कमी होना, तो वो चाहकर भी चीज़ों को नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम मानसिक रोग को दो तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। सर, आपने अभी बताया मानसिक रोगी भी दो तरह से हैं, एक साइकेट्री पेशेंट, एक न्यूरो से रिलेटेड पेशेंट्स हैं। इनमें ये आपस में कई बार अक्सर मिल जाते हैं, है ना। शुरुआती लक्षण, जितनी मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है इस प्रोग्राम के लिए, जब मैंने पढ़ाई की, समझा इसको, तो मेरे को इतना समझ में आया कि शुरुआत दोनों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तरह से होती है। अब इस समय क्या हो रहा है, कोविड के बीच में इंसान पहले ही बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित है, इसको लेके भय बहुत है कोविड को लेके। ऐसे में पेशेंट अस्पताल जाने से डरता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हों या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों, आपके केयर टेकर, आपका परिवार ही आपको देख रहा है, रोज़ समझ रहा हो। ऐसे में जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है जो शायद पहले से दवा खा रहा है या नहीं भी, तो उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं कि इसको शायद इस तरह की कोई दिक्कत शुरू हो रही है? देखिए, फिर से हम वापस से क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने जो विवरण लिया था अभी मानसिक रोगों का, हम वापस से उसी पे जाएंगे क्योंकि आपका उत्तर उसी पे बनता है। देखिए, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं या हम कहें कि मानसिक विशुद्ध मानसिक रोगी, जिनको कि कोई और कारण नहीं है, वो सिर्फ मानसिक रोगी हैं, तो वो तो घर में उनके जो कार्यकलाप होते हैं, उनका सोना उठना या कपड़े पहनने का तरीका या फिर समाज में अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, इससे ही उनके व्यवहार में हमको परिवर्तन दिखता है और हम उस तरह के पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दूसरे तरीके के जो रोगी मैंने आपको बताए थे, ये तो चोट लगना वो तो एक सिंपल कारण ही है कि एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन में क्लॉट था। दूसरे इसी कैटेगरी में दूसरे जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं या फिर अंदर कोई इन्फेक्ट हुआ है, कोई खून की नली चौक हुई है, तो उस तरह के रोगी जनरली लकवे के साथ में, मिर्गी के झटके के साथ में, अच्छा। इस तरीके के साथ प्रेजेंट करते हैं। जी। तो इस तरह के मरीज को डॉक्टर अपनी प्राथमिक कंसल्टेशन में ही क्लासिफाई कर लेते हैं। अच्छा। और बाकी का काम एमआरआई या सीटी स्कैन के द्वारा या फिर दूसरी जांचों के द्वारा कर लिया जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से पेशेंट को क्लासिफाई कर लिया जाता है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि किस तरीके से उनको हम समाज से चुनकर डिफाइन निकालें। करें, क्योंकि क्या होता है कई बार केयर टेकर को नहीं समझ में आता है, जो उसका परिवारजन है, कि इसको इस तरह की दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेशेंट भी बताने में अभी सक्षम नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्योंकि अस्पताल को लेकर इतनी घबराहट है, वो नहीं जाता किसी के पास कि मुझे इस तरह की दिक्कत है, मैं अस्पताल से वैसे ही अभी दूर भाग रहा हूँ। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और पेशेंट को डॉक्टर के पास ला सकें? देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, जी दिनचर्या में परिवर्तन, जी आपके उठने और सोने के क्लॉक में परिवर्तन, जी आपकी मानसिक अवस्था में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन, या फिर आपके कुल मिला के हम ये कहें कि आपकी जो नैतिक दिनचर्या थी, यानी कि आपकी जो सामान्य दिनचर्या थी, उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप इस चीज को गंभीरता से लें। जी। और एक कंसल्टेशन प्राइवेट डॉक्टर के पास, अगर आपको अस्पताल जाने से डर लगता है तो आप प्राइवेट डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करा सकते हैं। जी। और तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी क्लिनिक्स जो हैं, जी। मतलब हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें, हम भोपाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात करें, या फिर कोई भी दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो उन लोगों ने रेगुलर ओपीडीज जी सुरक्षित रूप से बिल्कुल अपने जो दूसरे पेशेंट से, कोरोना के अलावा वाले पेशेंट है, उनके लिए खोल रखी है। जी। तो आप अपना वहाँ पर जाकर अपने सिम्टम्स बताकर डॉक्टर से आप इस चीज़ को डायग्नोस करा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको छुपाएं जी और घर में उस बीमारी को बड़ा कर लें। जी और सारे सेंटर्स हैं, एमआरआई सेंटर्स हैं, सीटी स्कैन सेंटर्स हैं, जी सब में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, दिशा निर्देश के हिसाब से वहाँ पर सैनिटाइजेशन और पेशेंट्स की केयर और किस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स का डायग्नोसिस करना, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें अगर देखिए, कोरोना अभी आया है, हमारे सामने अभी 1-1.5 साल पहले आया है, बिल्कुल। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि कई सालों से सामना करते आ रहे हैं। जी। अभी भी कोरोना काल में भी हमारे पास बहुत तरह के सामान्य तरीके के, बहुत तरीके जो के पुरानी बीमारियां हैं वो गई थोड़ी वो तो हैं, है। ये तो एक नई जी, और आ गई वो है। हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम उस बीमारी को कोरोना के पर्दे के पीछे ना छुपाएं, जी क्योंकि कोरोना की मोर्टेलिटी, हम कहें कि मृत्यु दर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे तो आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। कैंसर की, ब्रेन कैंसर्स की या ब्रेन ट्यूमर की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो हम कोरोना के डरने की वजह से इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें तो पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग के लिए या एक मनुष्य के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी 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 डॉक्टर साहब ने ये कितनी अच्छी बात हमारे दर्शकों को बोली है। अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको है तो अस्पताल जाएं, डॉक्टर से मिलें, उनको दिखाएं, आश्वस्त रहें कि वहाँ सब तरह की गाइडलाइन है, और खुद अपना ख्याल आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियां, वो बेसिकली वो जो आपने अभी जो बात कही कि खुद का ख्याल रखने वाली बात, देखिए कोरोना में कोई किसी को नहीं बचा सकता। बिल्कुल। कोरोना कोई बहुत बड़ा कैंसर या बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, एक वायरल इन्फेक्शन है। जी। कई वायरल इन्फेक्शन हमारे समाज में आते हैं, हर साल आते हैं और हर साल चले जाते हैं, और थोड़े दिन बाद कोरोना भी इसी स्थिति में आ जाएगा। सर, और हिस्ट्री में हमारे और भी पहले भी बहुत तरह की महामारियां आई हैं जो चली भी गई ओवर द टाइम। इसमें कुल मिलाकर हम ही बचते हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमें घर में सिखाया जाता था हाथ धोना, नाखून काटना, जी हमें सिखाया जाता था कि दूर से बात करना। बहुत सारी चीजें जो होती है समाज में ही इस तरीके से सेटल डाउन है कि अगर हम उन्हें ही मान लें तो हम कोरोना से बहुत जो बेसिक बड़े बूढ़ों ने जो रूल्स बनाए हैं और बाकी सरकार के नियम, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये वैक्सीनेशन। जी 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 सर, आपने वैक्सीनेशन की बात करी। अब जो हमारा कोविड के बीच में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। जी। अब वैक्सीनेशन को लेके भी बहुत मिथ है, आम जनता में भी, स्वस्थ आदमी भी 10 बार सोच रहा है वैक्सीनेशन लगवाने से। जो मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं उसमें मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अभी की बीमारी है, वैक्सीन एकदम बन गई, पता नहीं सही है कि नहीं है, सरकार ने तो ऐसी बना दी। इस तरह की ये जो बातें हैं ये एक जन से दूसरे जन जाती है, वो भी फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ऐसे में जो दर्शक हम भी देख रहे हैं, स्वस्थ भी हों चाहे अस्वस्थ हों किसी रूप में, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? देखिए,
कोरोना की कोई दवाई बनी नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, मतलब हमारे पास में कोरोना की कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है जो जड़ से उसको खत्म करते हैं। जैसे कि शुगर को हटाने के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ समाज में उपलब्ध हैं, डॉक्टरों के पास उपलब्ध हैं। कोरोना के लिए अभी डॉक्टर्स के पास में कोई भी उचित दवाई नहीं है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। ये तो पहली बात हो गई जी। जब हमारे पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है और सिर्फ वैक्सीनेशन है, तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है कि हम क्या ढूंढें। सही बात। हॉस्पिटल जाना, ऑक्सीजन के ऊपर रहना, जान को खतरे में डालना, वेंटिलेटर पे जाना, इन सब चीज़ों से अगर 70% तक कोई बचा पा रहा है तो वो वैक्सीनेशन है। और रही बात वैक्सीन कौन सा या किसको या किसके लिए खतरनाक है, तो देखिए समाज में अस्वस्थ लोगों का एक वर्ग है जिसमें कि डायबिटीज़ वाले आते हैं, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर वाले आते हैं। अब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लगभग समाज में काफ़ी लोगों को होता है, हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ और जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को सबसे पहले लगाने के लिए बोला गया था। उसका कारण ये था कि जितने भी अस्वस्थ हैं या ओल्ड एज हैं, यानी कि 55 साल 50 साल के ऊपर वाले हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो अगर उनको ना दें और पहले दूसरों को दे दें जो जवान है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो समाज में कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जाएंगे, जिनके सर्वाइवल चांसेस बेटर हैं। तो कुल मिला के हमको ये समझना पड़ेगा कि बचने का एक ही उपाय है, वैक्सीन। वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक संदेह का सवाल है कि किस बीमारी में वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, तो अगर पेशेंट का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, उसको दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है, वो भी वैक्सीन ले सकता है। अलबत्ता उसको अपने डॉक्टर से, प्रमाणित डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से एक चेकअप कराना होता है। और डॉक्टर्स के पास में गाइडलाइंस, दिशा निर्देश उपलब्ध हैं भारत सरकार के, वर्ल्ड फोरम के। तो उनके अंतर्गत जिन लोगों को वैक्सीन से रिएक्शन हो सकता है, जो कि 0.02% है, मतलब 99.99% सुरक्षित है, जो भी जनरलाइज नहीं है, मतलब जो आप पेशेंट देख के ही एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि ये इसको लगानी है। वो भी उन लोगों के लिए जरूरी है जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है जी। अन्यथा सभी लोगों के लिए वैक्सीन सुरक्षित है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि वैक्सीन में भी 2 तरह के वैक्सीन अभी इन लोगों ने अवेलेबल कराए हैं भारत सरकार ने। एक है एक्टिवेटेड वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मतलब एक्टिवेटेड वैक्सीन यानी वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो अगर वायरल वेक्टर वैक्सीन की हम बात करें तो अभी तक जितने भी वैक्सीन हमने देखे हैं मेडिकल साइंस में, उसमें वायरल वेक्टर वैक्सीन जो रहा है वो बेसिकली वायरल वेक्टर वैक्सीन एक तरीके से माना जाए तो जीवित वायरस वैक्सीन है, छोटा रूप। जी, छोटा रूप है। और जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिकॉज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर, यानी कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो विषैले पदार्थ हैं, मतलब विषैला भाग है वायरस का, उसको कंप्लीटली हटा दिया गया। तो कोवैक्सीन जो है, जो भारत में बना है, भारत बायोटेक के द्वारा बना है, और कोवैक्सीन सभी को पता है कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो है वो अकेला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो पूरे विश्व में सिर्फ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो अगर हमको कहीं संदेह है या हमको लगता है कि वायरल वेक्टर वैक्सीन से, यानी कि कोविशील्ड से और स्पुतनिक वगैरह से हमको दिक्कत हो सकती है, लोगों को दिक्कत हुई है, तो आप कोवैक्सीन आराम से ले सकते हैं जी। तो हमारे पास में अब तो वैरायटी ऑफ द वैक्सीन उपलब्ध है, मतलब विभिन्न तरह के वैक्सीन आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और सरकार ने इसके लिए काफी मेहनत की है जी, बिल्कुल। और विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों ने भी की है। और ये बिल्कुल फिजूल की बात है कि इनका डाटा नहीं है। एक्चुअली हर वैक्सीन का डाटा अवेलेबल है। कोई वैक्सीन 3रा चरण पार कर चुका है, कोई वैक्सीन 4था चरण पार कर चुका है, और कोवैक्सीन या भारत में बने हुए वैक्सीन को अभी विदेशों में भी प्रमाणिकता मिल चुकी है। अब बिना ट्रायल के सरकार भी, ये भी बात लोगों को समझनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने लोगों में वो वैक्सीन सीधे नहीं दे सकती अगर इस तरह की प्रमाणिकता ना होती। आप जो बात कर रहे हैं ट्रायल की, ट्रायल हुआ है जी। ट्रायल के चरण होते हैं। पहला चरण होता है जिसमें कि वैक्सीन बनता है और कुछ 10 से 20 लोगों को दिया जाता है जी। उसको फेज 1 बोलते हैं। फेज 2 के अंदर 200 से 500 लोगों को ये वैक्सीन लगाया जाता है। फेज 3 के अंदर 5000 से 20,000 लोगों को लगाया जाता है। जब ये डाटा कलेक्ट हो जाता है और वो सैंपल्स सरकार के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और वो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर लेता, तब जाकर चरण पूरे होते हैं, आगे बढ़ती है। तो ये एक्चुअली घर में बना हुआ वैक्सीन नहीं है, मतलब ये किसी होली का रंग या ऐसा नहीं है कि बढ़ गया। एक्चुअली ये वैक्सीन है और प्रॉपरली इसको तैयार किया गया है। हाँ, लेकिन वैक्सीन को पूर्ण रूप से सत्यापित होने में किसी भी वैक्सीन को कम से कम 50 लाख पॉपुलेशन को लगना चाहिए। क्योंकि अब हम 50 लाख लोगों को लगा चुके हैं,
तो हमारा ये डाटा भी बहुत शीघ्र आ जाएगा सामने। जी 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 तो जी सुरक्षित है और वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। और वैक्सीन लगने के बाद लोगों में कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, हाँ, लेकिन उसके वो हॉस्पिटल नहीं गए, या गए भी हैं तो वो हॉस्पिटल से भगवान के पास नहीं गए। इट्स सेव्ड लाइफ, ये जीवन बचा रहा है। बिल्कुल। तो हमको, और हमारे देश में बना हुआ जो कोवैक्सीन है उसका तो परसेंटेज 82% है, और ये 82% हमने नहीं दिया, ये 82% हमको यूएस के एफडीए से मिला हुआ है। तो कहीं ना बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बात है। मतलब बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश विकासशील है, और हम विकसित देशों को अगर आज की तारीख में कोवैक्सीन दे रहे हैं, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया। और रही बात कोविशील्ड की या फिर स्पुतनिक की, सारे वैक्सीन अपनी जगह सुरक्षित हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वैक्सीन लेना चाहिए। जी सर, वैक्सीनेशन पे ही जो आपने बताया सब ले सकते हैं, पर मानसिक रोगियों के लिए ये कैसे अलग हो जाता है? देखिए, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। वैक्सीनेशन 10 साल से छोटे बच्चों में अभी अप्रूव नहीं हुआ है, उसकी ट्रायल चल रही है, और हो सकता है कि जॉनसन एंड जॉनसन या फिर यूएस की कुछ अप्रूव्ड संस्थाएं हैं जो कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार कर रही है। इस साल के अंत तक ये भी वैक्सीन आने की संभावना है, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों में भी वैक्सीन को नहीं दिया जा रहा है। जी अच्छा सर, आपने बच्चों का भी बताया, अब वो तो साल के आखिर तक आएगा। अब हम वापस बड़ों पे आ जाते हैं और उन लोगों पे आ जाते हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा शायद ज़रूरी है लेकिन ले नहीं रहे हैं। उसमें भी मानसिक रोगी, जिनको समझा पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि आपको एक सुई जो लगेगी वो कितनी ज़रूरी है और उसका कारण क्या है। ऐसे में जो मानसिक रोगी हमें अभी देख रहे हैं, साइकेट्रिक या न्यूरोलॉजिकल, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, जो मानसिक रोगी हैं, यानी कि जो हम बात करें जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और जो दवाओं पर हैं, वो कई बार डिसीजन लेने के या निर्णय लेने के सक्षम नहीं होते। उनके निर्णय उनके परिवारजनों द्वारा लिए जाते हैं। अब चूंकि साइकेट्रिक पेशेंट है और दिमाग उसका संतुलित नहीं है, तो उसकी डाइट, खान पान और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें उसे लेनी चाहिए वो भी ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से संतुलित नहीं होगी। दूसरी बात, उसको सामाजिक परिभाषा नहीं पता होती है, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस क्रिएट करिए, अगर वो घर से निकल जाता है गलती से भी, तो वो ये सब नियमों को पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मानसिक संतुलन उसका बराबर नहीं है, चाहे वो दवाई भी ले रहा हो। तो इस तरह के व्यक्ति के लिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके लिए, इस तरह के व्यक्ति के लिए उनके परिवारजनों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से उनका परिवार भी खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल। उस व्यक्ति को इसीलिए लेना जरूरी है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और वो अगर किसी के संदर्भ में आता है, किसी के संपर्क में आता है, ऐसी स्थिति में वो नहीं बच पाएगा और उसके द्वारा घरों में भी और परिवारजनों के बीच में भी इन्फेक्शन को फैला दिया जाएगा। जी। तो इस तरह के मरीज के लिए परिवारजनों को उस पेशेंट को बहला फुसलाकर, प्यार से मनाकर या किसी और बात का सुझाव देकर ये वैक्सीन लेना चाहिए। दूसरे तरह के पेशेंट जिनमें कि लकवा लगा हुआ है या जिनका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट हुआ है या कोई न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं जिसके लिए उसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, पानी की गठान निकाली हो, अगर वो व्यक्ति चलने के काबिल नहीं है या वो बेड रिडन स्थिति में है, यानी कि बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, इस तरह की स्थिति में है, तो उसको भी परिवारजनों के द्वारा ही आगे आकर या फिर आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से या दूरस्थ स्थित जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनकी सहायता से या एम्बुलेंस बुलाकर, सरकार ने ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। अगर आप जाने के लिए सक्षम नहीं हैं टीकाकरण सेंटर पर, तो टीकाकरण सेंटर के लोग नदियों में, नाव में बैठकर पार करके वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। सिर्फ बात इतनी है कि हमको मानसिक भ्रम को हटाना होगा और उस व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाना होगा जो कि घर में है या बिस्तर पे है या फिर वो घर से बाहर नहीं भी जा रहा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं सामान्य आदमी से कम है। तो इन दोनों तरह के मरीजों को वैक्सीन लेना ही चाहिए और इनके परिवारजनों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग होगा, क्योंकि वो ही अपने इस अपंग पेशेंट को या मानसिक रूप से असंतुलित पेशेंट को ले जाकर ये वैक्सीन दिलवा पाएंगे। जी सर ने यहाँ बहुत अच्छी बात बोली है। जो भी मानसिक रोगी हैं या किसी प्रकार से भी अस्वस्थ रोगी हैं आपके परिवार में, उनके प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको उनको इनकरेज करना है, आपको उनको सेंटर तक लेके जाना है और वैक्सीन लगानी है, क्योंकि समाज के प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी है, न सिर्फ उन लोगों के जो आपके घर में हैं। सर, मैं आपसे मानसिक रोगियों की ही बात हो रही है, ठीक है, हम मानसिक रोगी जो भी है या इस तरह के कोमॉर्बिड पेशेंट्स इन जनरल हम अगर लेके जाते हैं, वैक्सीन लग गई,
अक्सर ये जो पेशेंट्स होते हैं ये किसी न किसी तरह की दवाइयों या मेडिकेशन पे होते हैं। अब ऐसे में क्योंकि इन पेशेंट्स की हालत को लेके परिवारजनों में पहले ही बहुत डर रहता है कि कहीं कोई छोटी सी भी दिक्कत होती है तो सब अलर्ट मोड पे रहते हैं, सबको लगता है कि कहीं कोई ये चीज़ बड़ी ना हो जाए। ऐसे में जिस दिन वो वैक्सीन लगवा के आ रहा है या वैक्सीन लगाने जा रहा है, उससे पहले और उसके बाद क्या चेंजेस करने हैं, या दवाओं में कोई चेंजेस या लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस उस कुछ समय, उस कुछ पीरियड के लिए? देखिए, जितने भी रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं, उनका कहीं ना कहीं इलाज चल रहा होता है। कोई ना कोई डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे होते हैं, चाहे साइकेट्रिस्ट हो, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, और उनके पास में उनके द्वारा लिखित पर्चे पे दवाइयाँ होती हैं। तो जब कभी भी आप अपना टीकाकरण का प्लान बना रहे हैं या आप अपने पेशेंट को टीकाकरण करवाने लेकर जा रहे हैं, तो उसके पहले कोशिश करें कि जिस डॉक्टर के द्वारा आपको दवाइयाँ चल रही हैं उस डॉक्टर से एक बार संपर्क अगर हो पाए तो जरूर कर लें। अच्छा। दूसरी बात कि जब आप टीकाकरण सेंटर पर जाते हैं तो अच्छे टीकाकरण सेंटर्स के ऊपर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं जी, जो कि खुद भी इस चीज का निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ चलनी है, कौन सी बंद करनी है। रही बात तीसरी, तो तीसरी बात में यह कि जब टीकाकरण हो जाता है पेशेंट का, तो टीकाकरण करवाने के तुरंत बाद, चाहे वो मानसिक रोगी हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, कोई भी हो जी, टीकाकरण करवाने के तुरंत बाद भागे नहीं वहां से। बिल्कुल। वहां पर एक वेटिंग हॉल होता है, उस वेटिंग हॉल के अंदर कम से कम आप 1 घंटा रुकिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और शरीर की प्रतिक्रिया किसके प्रति क्या, वैक्सीन के प्रति क्या होगी, ये कहा नहीं जा सकता। सिर्फ मैं कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोलियो वैक्सीन की बात भी कर रहा हूँ, मैं बीसीजी वैक्सीन की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीन जो होता है वो एक तरीके से वायरस का ही पार्ट होता है। जी, उसका ही एक कुछ अंश जैसा होता कि आपने पहले भी बताया भी था। तो जो अभी वैक्सीन लगाकर तुरंत चले जाना या फिर सेंटर को छोड़ देना, ये गलत है। चाहे आपका पेशेंट मानसिक रोगी हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 30 to 45 मिनट्स, 45 मिनट या 1 घंटा रुक सकें तो रुकिए और अपने आप को देखिए। इस स्थिति में अगर आपको मितली आती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, या किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ लगता है या पसीना आता है, तो आप तुरंत वहां पर बैठे हुए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब आपने जो पूछा था कि किस तरह की रिएक्शंस आए, तो क्या मतलब किस तरह के परिवर्तन आ सकते हैं, तो जनरली देखिए वैक्सीन होने के बाद 95-96% लोगों को, 96-97% लोगों को मामूली बुखार, जोड़ों में दर्द, थोड़ा बहुत कमर में दर्द, हल्का बुखार 99 डिग्री, बस यही हो रहा है। और इसके लिए जहां पर भी हम टीकाकरण करवाने जाते हैं वहां पर सेंटर से हमको पैरासीटामोल की गोली दी जा रही है, तो पैरासीटामोल की गोली तो आपको खानी है। देखिए चाहे आपको फीवर आए या ना आए, क्योंकि एक रिएक्शन क्रिएट होती है जब वैक्सीन लगता है, तो हमारा शरीर जो होता है जो कि स्वाभाविक है, जो नॉर्मल है, जो अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है, अगर ये प्रतिक्रिया हो रही है मतलब आपका शरीर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है, तो ये एक अच्छा प्रमाण है कि आपको हल्का बुखार आया। अगर बुखार नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन फिर भी काम कर रहा है। बट अगर बुखार आता है या नहीं आता है तो पैरासीटामोल की गोली 3 दिन के लिए आप जरूर लें, जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताई है उस हिसाब से। और इसके अलावा अगर आपको घर में जाने के बाद, जैसे कि मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसमें आया था कि वैक्सीन लगाने के बाद उनका शरीर चुंबकीय बन गया, या इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है, ये देखिए जब तक कि इसका कोई प्रमाण या इसका कोई सत्यापित रूप से कोई चीज़ ना मिल जाए तब तक आप इस पर विश्वास नहीं करिए। रही बात आपके खुद की, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन या आपको खून के थक्के वगैरह ऐसे लगते हैं कि शरीर पे आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, या कोई और दिक्कत हो रही, तो फिर आप वापस उस सेंटर पे जाकर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सर ने हमें एक और बहुत अच्छी बात बताई है, हर सेंटर पे कोई ना कोई डॉक्टर रहता है। जल्दबाजी में वैक्सीन ना लगवाएं, वहाँ 45 मिनट कम से कम रुकें। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI के चांसेस रहते हैं आधे 1 घंटे, जो कि नॉर्मल है। मतलब हर शरीर वैक्सीन को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए रुक के जाएं आधा घंटा सेंटर पे, और वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं। सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को किसी न किसी रूप में लाभ ज़रूर मिला होगा। दर्शकों, समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, चाहे वो मानसिक रोगी हो, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो, हम सबको मिलकर इस कोरोना से अपनी लड़ाई जीतनी है। इसी विचार के साथ मैं आज का ये अंक समाप्त करती हूँ। नमस्कार।